ग्रीटिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम E 204 इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है और उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक टाइप की जो कैटेगरी है दैट इज़ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, और जो दूसरे टाइप की कैटेगरी है दैट इज़ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। हम यहाँ पे पहले जो कैटेगरी है दैट इज़ एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट्स गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो जिन क्वांटिटी या जिसका मेजरमेंट हम करने वाले हैं उस क्वांटिटी का जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी उसका जो उसकी जो गणना है वो इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल कांस्टेंट, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके फिज़िकल कांस्टेंट्स या फिर जो फिज़िकल कांस्टेंट और जो क्वांटिटी मेज़र की जाती है डिफ्लेक्शन की फॉर्मेट में, उन दोनों के कैलकुलेशन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। यानी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स में डायरेक्टली जो क्वांटिटी हम मेज़र करने वाले हैं, जैसे वोल्टेज, जनरली जो वोल्ट मीटर होता है वहाँ पे हम जब वोल्टेज जो है को मेज़र करने के लिए पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, तो वहाँ पे डायरेक्टली एज ए डिफ्लेक्शन, या अगर डिजिटल फॉर्मेट में होता है तो वो डिजिटल जो इंडिकेटर होता है वो एक वोल्टेज की क्वांटिटी डायरेक्टली शो करता है। पर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में जो है वो या तो कोई डिफ्लेक्शन क्वांटिटी वो शो करेगा और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। उन दोनों कांस्टेंट्स उन दोनों क्वांटिटी, यानी जो डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी है या फिर डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी और जो इंस्ट्रूमेंट का जो कांस्टेंट है, उन दोनों के कैलकुलेशन से हमको जो फाइनल मेज़रमेंट करने वाली जो क्वांटिटी है जिसको हम मापन करने वाले हैं उस क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। इसकी वजह से जो है जनरली हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को इन जनरल यूज़ रूटीन टाइम में यूज़ नहीं करते हैं। ये जनरली लेबॉर्ट्रीज़ में या फिर साइंटिफिक्स वर्क्स के लिए फॉर वेरी एक्यूरेट एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में काम में लिए जाते हैं। और चूँकि ये इनमें डायरेक्टली हम जो क्वांटिटी को जो है फिज़िकल कांस्टेंट्स जो होता है इंस्ट्रूमेंट का उसमें ही डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अदर जो हम सेकंड जो फॉर्मेट देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स का, दैट इज़ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, उनको कैलिब्रेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। दो यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे शो किए गए हैं, दैट इज़ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रेले करंट बैलेंस। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रेले करंट बैलेंस, ये दोनों जो है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि करंट की स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने में काम में लिए जाते हैं। और जैसा कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है वो उसमें क्या होता है कि एक डायल होता है और यहाँ पे एक नीडल होती है बार मैग्नेट टाइप की, और उसमें डिफ्लेक्शन होता है और वो डिफ्लेक्शन एक्चुअली इस थीटा को इंडिकेट करता है। यहाँ पे एक वर्टिकल यहाँ पे रिंग प्लेस होती है जिसके अंदर जो है वो कॉइल जो है वाउंड होती है, जिसमें धारा प्रवाहित होने पर इस नीडल का जो है वो डिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं। चूँकि एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, दैट इज़ H1, और जब करंट यहाँ पे इस कॉइल में प्रवाहित होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन होता है और उसकी वजह से जो
जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बनता है दैट इज़ एच। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है यानी एच और एच वन के बीच में जो रिलेशन होता है वो टेंजेंशियल होता है, यानी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, यानी इस नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा की टर्म्स में उसके प्रोपोर्शनली होता है। एंड इसकी वजह से इसको हम टेंजेंट लॉ के नाम से जानते हैं, और इसी की वजह से इसका जो नेम है दैट इज़ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर रखा गया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फील्ड डेवलप होता है इस करंट की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो H होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो I है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल थीटा, यानी इस नीडल में कितना डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना, यानी ज़्यादा है तो उसमें डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। यानी जो कैलकुलेट की जाने वाली जो करंट है दैट इज़ के टेन थीटा, यहाँ पे के जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है जो कि इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, यानी रेडियस कितनी है और नंबर ऑफ़ जो टर्न्स हैं उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है मुझे वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, यानी थीटा को अलग से मैं यहाँ से रीड करूँगा और इस क्वांटिटी को अलग से मैं कैलकुलेट करूँगा, एंड उसके बाद जो करंट की जो काफ़ी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो इस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट की जाती है। इसी तरह से जो रिले करंट बैलेंस है ये भी एक साइंटिफिक तरीका है, एब्सोल्यूट वे है जिसमें हम करंट की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो कॉइल्स होती है, जब धारा प्रवाहित होती है तो उनमें मैग्नेटाइजेशन होता है और एट्रैक्शन होता है, और इस तरह से फोर्स को बैलेंस करके प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो रूटीन वर्क होता है या रूटीन डेली टू डेली लाइफ में यहाँ पे यूज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें कुछ भी डिस्टरबेंस अगर होता है तो जो है जो वैल्यू हम जिसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो सही से नहीं कैलकुलेट की जा सकती है। एंड आल्सो इनको यूज़ करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसको यूज़ करने के लिए जो प्री बेसिक नॉलेज है वो आपको रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर दी सम लिमिटेशन ऑफ दीज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और इसकी वजह से हम जो है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं। जितने भी जनरली हम जो इंस्ट्रूमेंट देखते हैं लैब में या किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है, जैसे मल्टीमीटर है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ आल्सो ए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्ट मीटर है जो कि लैब्स में होते हैं, अमीटर्स हैं लैब्स में होते हैं धारा का मापन करने के लिए। दीज आर ऑल दी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। सो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर सो कंस्ट्रक्टेड, यानी इस तरह से बनाए जाते हैं कि द क्वांटिटी बीइंग मेजर, यानी जिन क्वांटिटी को मुझे मेज़र करना है कैन ओनली बी मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द आउटपुट इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, यानी जिन क्वांटिटी को मुझे मेज़र करना है, क्वांटिटी बीइंग मेज़र यानी जिस क्वांटिटी को मैं मेज़र करने वाला हूँ उस क्वांटिटी को डायरेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैं उसकी इंडिकेटेड जो फॉर्मेट है, यानी या तो डिफ्लेक्शन की फॉर्मेट में या डिजिटल अगर है तो उसमें डिजिटल डिस्प्ले होगा, वहाँ से मैं डायरेक्ट ऑब्ज़र्व करके उस क्वांटिटी को मैं जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट या ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू measure the quantities by using the secondary instruments rather than the absolute instruments। और चूँकि मैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स काम में ले रहा हूँ तो इनको कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम देखेंगे ब्रॉडली कि कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है इन इंस्ट्रूमेंटेशन और हम क्यों करते हैं। सो बेसिकली इनको कंपेयर कराया जाता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से, ताकि ये अपनी वैल्यू को एक्यूरेटली मेज़र कर सकें। सो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वर्किंग विद द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट फॉर रूटीन वर्क इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जैसा कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
and it takes a lot of time to compute the magnitude of the quantity under measurement, यानी बहुत सारा टाइम हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन फॉर जिस क्वांटिटी को मुझे मेज़र करना है. सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो मेज़रमेंट होता है. सो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के जो एग्जांपल है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ग्लास जो थर्मामीटर होता है, दैट इज़ आल्सो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. और जो प्रेशर गेज है, स्ट्रेन गेज है, दीज आर ऑल द टाइप ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कैलिब्रेशन जो वर्ड है वो यूज़ में हुआ था कि हमको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से, या फिर कोई और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट जो सोर्स है उससे करना होता है. तो कैलिब्रेशन का यहाँ पे जो मतलब होता है, कैलिब्रेशन इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन अ नॉन और स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड दी मेजरमेंट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट्स. यानी जो नॉन वैल्यू है या जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है उससे हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी वैल्यू को कंपेयर करना ही कैलिब्रेशन कहलाता है. सो ये हम इसलिए करते हैं कि टिपिकली द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड शुड बी 10 टाइम्स. यानी जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ में ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कम से कम 10 गुना यानी 10 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए जिसको हम टेस्टेड कर रहे हैं. यानी जो वोल्ट मीटर है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जो हम वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं कि वो किसी वोल्टेज को मेज़र कर रहा है, लेकिन क्या वो वोल्टेज मेज़र कर रहा है वो सही से मेज़र कर रहा है, यानी जो क्वांटिटी जो है वो सही से मेज़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो उसको चेक करने के लिए हमको किसी और स्टैंडर्ड सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो उससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो कितना एक्यूरेट है. तो टाइम टू टाइम जो है वो हमको कैलिब्रेशन करना चाहिए. इनिशियली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी उनको कैलिब्रेशन करके जो है वो बनाया जाता है और उसकी जो कैलिब्रेशन जो सोर्स है उसकी 10 टाइम्स होनी चाहिए एक्यूरेसी. लेकिन अगर ये जो रेशियो है, यानी जो कैलिब्रेशन सोर्स है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कैलिब्रेशन करवा रहे हैं वो उसकी एक्यूरेसी अगर 3 टाइम्स है तो भी दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो मेजर ऑब्जेक्टिव है कैलिब्रेशन के वो क्या होते हैं. सो सबसे पहले कि हम कैलिब्रेशन से ये एश्योर करते हैं कि जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है. यानी एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे चेक करने के काम में जो है वो लिया जाता है. कैलिब्रेशन जब हम करते हैं तो हम एक तरह से उसकी एक्यूरेसी या उसकी एश्योरिटी चेक कर रहे हैं कि वो कितना एक्यूरेट है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई जो कैलिब्रेशन जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि उसको मापने की क्षमता, यानी जिस क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है या उसको पता लगाने की जो क्षमता है वो कितनी है. तो कैलिब्रेशन जो है वो से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जो ट्रेसेबिलिटी है, उस इंस्ट्रूमेंट की जो ट्रेसेबिलिटी है, यानी उसके द्वारा जो मिनिमम क्वांटिटी मापे जाने की जो एबिलिटी है वो कितनी है, वो भी हम यहाँ पे कैलिब्रेशन से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. तो मेजर 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं कैलिब्रेशन के कि एक्यूरेसी को चेक करना या उसको एश्योर करना, और उसका जो है क्षमता, मापने की जो क्षमता है, ट्रेसेबिलिटी है, वो हम यहाँ पे कैलिब्रेशन से एश्योर या उससे हम पता लगा सकते हैं. अब ये क्वेश्चन आता है कि हमको क्या बार बार कैलिब्रेशन करना चाहिए या कैलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. तो इन जनरल क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं वो ऑलरेडी जब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो वो कैलिब्रेटेड होते हैं, लेकिन जब उनका हम टाइम टू टाइम ओवर द टाइम जब यूज़ करते हैं तो उनमें कुछ वियर एंड टीयर, यानी उसमें कुछ टूट फूट या घिसाव जो है वो होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है. और अगर इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है तो कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, या मैकेनिकल शॉक यानी अगर वो गिर गया तो उसका जो अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट है, वो चेंज हो सकता है. तो उन सब की वजह से उनका जो कैलिब्रेशन है वो
जो है वो चेंज हो सकता है, यानी जो क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो उस एक्यूरेसी को एश्योर करने के लिए हमको जो है वो टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करना चाहिए। इवन जो एनवायरनमेंट होता है वो भी इक्विपमेंट के मेज़रमेंट को इफ़ेक्ट करता है। सो ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो कैलिब्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो टाइम टू टाइम वी शुड कैलिब्रेट आवर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। सो अगेन जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वर्किंग मोड के आधार पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग मोड में और डिजिटल मोड में। यानी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एनालॉग सिग्नल को डील करते हैं, उनमें प्रोसेस करते हैं और उनका जो है आउटपुट है वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्मेट में आता है। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो डिवाइसेस जो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं और जो आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्मेट में एज आउटपुट में यहाँ पे इंडिकेट होते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में ये होता है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस वेरिएशन होता है किसी एक क्वांटिटी का। यानी अगर हम यहाँ पे एक सिग्नल को ड्रॉ करें जिसका जो एक्स पैरामीटर है वो टाइम है और जो वाई पैरामीटर है वो या तो वोल्टेज या करंट हो सकता है, तो देर इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ द करंट और वोल्टेज या अदर कोई क्वांटिटी भी हो सकती है। जैसे घरों में होने वाली आने वाली जो सप्लाई है वो जो है अल्टरनेटिंग करंट यानी कंटिन्यूस सिग्नल हमारे पास आता है, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज होता है। यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी एक सेकंड में जो है 50 जो साइकिल्स हैं हमको यहाँ पे ऑब्टेन होती है। तो ये कंटिन्यूस जो है वो सिग्नल यहाँ पे वोल्टेज जो है वेरिएशन का वो जो वोल्टेज है वो जो यहाँ पे ऑब्टेन होता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू डिजिटल सिग्नल यहाँ पे जो वेरिएशन होता है वो दो ही लॉजिक में होता है, या तो हाई के लॉजिक में होता है, यानी हाई जो वोल्टेज है उसको हम वन लॉजिक से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लोअर जो या जो जीरो वोल्टेज है उसको हम जीरो लॉजिक से यहाँ पे शो करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में जो वेरिएशन होता है वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है कुछ क्वांटिटी का वेरिएशन होता है, उसके बाद वेरिएशन नहीं होता है। तो एक डिस्क्रीट फॉर्मेट में यहाँ पे वेरिएशन होता है, जबकि एनालॉग सिग्नल में जो है वो एक कंटिन्यूस यहाँ पे वेरिएशन अपीयर होता है। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंट प्रिंसिपल यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो उनमें कौन कौन से प्रिंसिपल हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको हम PMMC इंस्ट्रूमेंट के भी नाम से जानते हैं, जहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट होता है और उसके बीच में जो है एक कॉइल रखी जाती है। तो कॉइल में जब करंट हम जब पास करते हैं तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, और कॉइल में जब करंट जब जाती है तो इस मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के जो करंट है उसमें इंट्रैक्शन की होने की वजह से एक फ़ोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स की जो वैल्यू है वो NIBL से दी जाती है, यानी NIBL न्यूटन का जो एक फोर्स डेवलप होगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स को बता रहा है, यानी जो कॉइल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टन्स है उस एन को बता रहा है। आई उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, और बी मैग्नेटिक जो मैग्नेट हमने यहाँ पे प्लेस किया है परमानेंट मैग्नेट, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बता रहा है, और एल जो है उस कॉइल की लेंथ को बता रहा है। तो NIBL से जो है हम यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा, और उस फोर्स की वजह से एक डिफ्लेक्शन होगा, एक विक्षेपण होगा। और अगर हम इस डिफ्लेक्शन से अगर हम एक पॉइंटर कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे इस पॉइंटर जो है वो एक उस वैल्यू को जो है वो इंडिकेट करेगा। इसी तरह से मूविंग आयरन में जो है वो इंस्टीड ऑफ अ कॉइल, यहाँ पे आयरन जो है आयरन के चारों तरफ एक कॉइल वाउंड की होती है, और उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जाने से देयर इज़ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस, और उसकी वजह से उन
उन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस होते हैं और उस आयरन का जो है वो मूवमेंट होता है। और अगेन उस आयरन एक मूविंग आयरन से हम अगर अ, उस इंडिकेटर किसी इंडिकेटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो वहाँ पे भी वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा और इंडिकेट करेगा वैल्यू। इसी तरह से इलेक्ट्रोडायनोमीटर में दो कॉइल होती है या फिक्स कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है। तो इन दोनों में जब करंट पास की जाती है तो अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी के जाने से देयर इज़ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। कॉइल का कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वो डिपेंड करेगा कि उस करंट की डायरेक्शन क्या है, यानी एसी के केस में जो है वो धारा किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, उस आधार पे उसमें जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे। और उसकी वजह से जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो सेम पोल है वो आपस में रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट पोल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से देर इज़ अ मूवमेंट। इसी तरह से हॉट वायर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जो है लॉस ऑफ हीट की वजह से हम यहाँ पे जो फ्लूइड होते हैं उनकी वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द थर्मोकपल। थर्मोकपल में यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनको कपल किया जाता है, उनको जॉइंट किया जाता है और उन दोनों जॉइंट को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। यानी एक को बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है और एक को बहुत हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। तो इन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ पे एक ईएमएफ डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है जिससे वोल्टेज उत्पन्न होता है। और ये जो प्रोड्यूस ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनली होता है इन दोनों जंक्शन पे लगाए गए टेम्परेचर के डिफरेंस में, यानी दोनों के टेम्परेचर में कितना अंतर है उसके प्रोपोर्शनली होता है। तो इस तरह से हम क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। इसी तरह से जो है इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कॉन्सेप्ट है उससे हम जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई करते हैं फॉर द मेजरिंग द क्वांटिटी। जैसे इंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें जैसा कि हम फैराडेज के लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है और उसके बीच में एक कंडक्टर प्लेस्ड है, तो या तो मैं मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको मैं चेंज करूँ या फिर मैं इस कंडक्टर को जो है वो मूव करूँ। तो दोनों के केस में जो है इससे पास होने वाली जो फ्लक्स है वो चेंज होगा इस कंडक्टर में। तो इसकी वजह से एक ईएमएफ यहाँ पे डेवलप होगा और वो ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनली होगा कि कितना फास्ट ये मूवमेंट कर रहा है या कितना फास्ट ये जो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं जो है क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकता हूँ। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यानी जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो अगर रेस्ट पोजीशन में स्टैटिक पोजीशन में है, यानी वो रेस्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। यानी जो सेम चार्ज होगा वो आपस में रिपेल करता है। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि दो प्लेट्स यहाँ पे रखी हुई है जिसमें एक प्लेट्स फिक्स्ड है और एक प्लेट पे जो है वो मूविंग प्लेट है। और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर जो है वो चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ देयर चार्जेस, इन पे कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को जो है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से इस मूविंग प्लेट जो प्लेट है वो मूव करेगी और अमाउंट ऑफ जो मोमेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि इनके ऊपर कितना चार्ज प्लेस किया गया है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं और उससे हम जो इलेक्ट्रिकल और जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करते हैं। Now we discuss the accuracy and precision, that is very important term in measuring instruments. So in generally इन दोनों का जो मीनिंग है वो दोनों सेम ही होता है लगभग। अगर आप डिक्शनरी में भी देखते हैं तो दोनों का जो मीनिंग है वो एक दूसरे से रेफरेंस लेते हुए समझाया जाता है। बट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। सो एक्यूरेसी जो है वो इट इज़ द क्लोजनेस with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे एक वोल्ट मीटर है और वो वोल्टेज को
माप रहा है, मापन कर रहा है, तो उसकी जिस क्वांटिटी को हम मेजर करने वाले हैं उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसके नज़दीक अगर हम किसी क्वांटिटी को माप सकते हैं तो वो उतना ही एक्यूरेट होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक वोल्ट मीटर है और उससे मैं एक वोल्टेज जो कि नॉन वोल्टेज है, एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि उसकी वैल्यू एक्यूरेटली जो है वो 100 वोल्ट है। तो एक दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स ए और इंस्ट्रूमेंट्स बी। एक इंस्ट्रूमेंट्स में जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, मेज़र करता हूँ, तो वो इसका 105 वोल्ट यहाँ पे मेज़र करता है, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट बी है वो उसको 101 मेज़र करता है। तो यहाँ पे 105 जो है वो ज़्यादा क्लोज नहीं है, इट इज़ फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, यानी इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 100 है। तो ये यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट ए है वो लेस एक्यूरेट होगा, जबकि जो इंस्ट्रूमेंट बी है वो कंपैरेटिवली मोर एक्यूरेट होगा कंपैरेटिवली टू इंस्ट्रूमेंट ए। तो द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स द कंफर्मिटी ऑफ द ट्रुथ, यानी जो इक्विपमेंट जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रखेगा उसका मतलब है कि उसकी जो क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के पास वो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे होगा। जबकि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन इट इज़ द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, फॉर एन एग्जांपल एक वोल्ट मीटर है जिसकी नॉन वैल्यू मुझे एक वोल्टेज है जिसकी नॉन वैल्यू मुझे पता है 100 वोल्ट्स है, तो मैं उससे 5 रीडिंग्स लेता हूँ और पांचों रीडिंग्स में जो है मुझे कुछ वेरिएशन मिलता है। यानी एक बार मैंने रीडिंग ली तो वो 104 वोल्ट आया, उसके बाद 103, इसके बाद 105, 103, 105। तो अगर ये वेरिएशन और भी ज़्यादा आता है, यानी 104 के बाद 110 आता है, उसके बाद वापस 107 आने लगता है, या वापस मैं थर्ड बार अगर कोई रीडिंग लेता हूँ तो 112 आने लगता है, तो अगर ये जो फैलाव है, डिस्पर्जन है, बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो मीन वैल्यू, अगर इन चारों पांचों वैल्यू का जब मैं मीन वैल्यू निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 103 या 104 से जो है वो डेविएट हो रही है, 104 से 103 हो रही है और 104 से 105 हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि जिस क्वांटिटी को मैं मेज़र करने वाला हूँ उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो, या उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 100 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रिसीजन अच्छा होने के बावजूद ये पॉसिबल है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका गिरने की वजह से उसका इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गया, यानी उसको वापस से कैलिब्रेशन की ज़रूरत है, पर कैलिब्रेशन नहीं किया है, तो वो जितनी बार जब रीडिंग लेंगे तो उसका उसका जो वैल्यू है वो जो ट्रू वैल्यू है उससे काफ़ी दूर आएगा, यानी उसकी क्लोजनेस जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी इतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो है उस की जो रीडिंग्स है वो काफ़ी प्रिसाइज हमको मिलेगी। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे कम है। इसको हम एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सपोज़ ये एक टारगेट है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे मुझे जो आर्चर है, यानी मैं तीर से निशाना लगा रहा हूँ या कोई भी जो है उससे मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द टारगेट जहाँ पे मुझे जो है पॉइंट आउट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो टारगेट है वो लगाता हूँ और यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे आती है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो जब मैं निशाना लगाता हूँ तो वो यहाँ पे आती है, उसके बाद
उस तीसरी जो मार्क मैं करता हूँ वो यहाँ पे आता है, और फोर्थ जो मार्क कर रहा हूँ वो यहाँ पे आते हैं। और इस तरह से मैं 4-5 बार जब इसको निशाना लगाता हूँ तो यहाँ पे जो मार्किंग है, यानी जो निशाने जो लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी पास पास हैं, को रिलेटेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो निशाने मैंने लगाए हैं वो काफ़ी प्रिसाइज है, यानी उसकी जब मैं बार बार निशाना लगा रहा हूँ तो ये यहाँ पे एक दूसरे के आसपास जो है वो वैल्यू को रिप्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन चूंकि ट्रू वैल्यू यहाँ पे है, यानी यहाँ पे मेरे को एक्चुअली निशाना यहाँ लगाना है, तो ये इसकी जो एक्यूरेसी है, जो निशाने लगाने की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा नहीं है, पर ये प्रिसाइज जो है वो होगा। यानी जो लगाने वाला है वो प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसी के साथ हम इस जो फर्स्ट चैप्टर के को इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर फर्स्ट का उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।